नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति का विश्लेषण द तुर्तास के द्वारा। तो सबसे पहले इस पॉलिसी को समझना ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी के जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है फॉर्मेट का, यानी कि जो फॉर्मेट पहले 10+2 का था, अब वो फॉर्मेट 5+3+3+4 का होगा। इसका मतलब क्या है ये समझिए। पहले आपके स्कूल लाइफ की जो जर्नी थी वो 2 स्टेज में बटी थी, जहाँ पे पहली स्टेज 10वीं कक्षा तक की थी और दूसरी स्टेज 11वीं और 12वीं। अब वो जर्नी 4 स्टेज में बट गई है। पहले की जो यानी कि जो 5+3+4 है, ये शो करता है कि आपका जो पहला स्टेज होगा वो सेकंड क्लास की तक की जर्नी होगी। जो दूसरा स्टेज होगा जो कि 3 साल का होगा, वो 3rd, 4th और 5th क्लास तक की जर्नी होगी। जो अगला स्टेज, जो तीसरा स्टेज होगा वो भी 3 साल का होगा, वो होगी 6th, 7th और 8th क्लास तक की जर्नी। और जो चौथा स्टेज होगा वो होगा आपके 4 क्लास को मिला करके, यानी 9th, 10th, 11th और 12th क्लास तक की जर्नी। इसका जो मकसद है वो ये है कि शुरुआत में बच्चों को सिर्फ उतनी शिक्षा दी जाए जो वो आराम से सीख सकते हैं, यानी कि उठना, खेलना, बैठना सिखाया जाए शुरुआत में। उसके बाद आपका बेसिक बनाया जाएगा आपकी जो अगली 3 साल की स्टेज होगी उसमें। फिर जो अगली 3 साल की स्टेज होगी उसमें आपको सब्जेक्ट से रूबरू कराया जाएगा, सब्जेक्ट से आपकी पहचान करवाई जाएगी, ताकि आप किसी एक सब्जेक्ट में अपनी रुचि बना सकें या कई सारे सब्जेक्ट में अपनी रुचि बना सकें। उसके बाद जो अगली स्टेज होगी, जो लास्ट स्टेज होगी 4 साल की, 9, 10, 11, 12 की, वहाँ पर आपको इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में जाकर एक जॉब परस्यू करने के लायक बन सकें। दूसरा पॉइंट कहता है कि अब बच्चे 5वीं तक अपनी मदर टंग में, यानी कि अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में अपनी मदर टंग में पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है बच्चों के लिए। क्योंकि शुरुआत में अगर इंग्लिश पढ़ाई जाती है उन्हें, तो वो शुरुआती स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर बच्चे या तो वो चीज़ सीखेंगे या तो नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर मदर टंग में अगर उन्हें सिखाई जाती है तो उनके लिए बहुत सरल होगा सीखना। तीसरा पॉइंट कहता है कि 6ठी से ही, यानी 6th क्लास से ही कोडिंग और इंटर्नशिप ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ओवरऑल डेवलपमेंट में। और इसी के साथ ये जो सिस्टम है ये चाइना में भी होता है, वहाँ पर भी 6ठी क्लास से इंटर्नशिप और कंप्यूटर कोडिंग ये सब स्टार्ट कर दी जाती है, और ये कदम उसी ओर है। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है वो कहता है कि जो 9th क्लास से और 12th क्लास तक के बीच की जो परीक्षाएं होंगी, अब वो सेमेस्टर्स के बेसिस पर होंगी। यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपके, यानी कि 6 महीने में एक एग्ज़ाम होगा आपका और 6 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होगा। इसका फ़ायदा क्या है ये समझिए। ये इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे पहले ऐसे होते थे जो कि साल भर नहीं पढ़ते थे और आखिरी में, साल के आखिरी में 1-2 दिन पहले पढ़ लेते थे और पेपर में नंबर ले आते थे। अब वैसा नहीं होगा। अब आपको साल के बीच में भी एक एनुअल एग्ज़ाम जैसा एक एग्ज़ाम देना होगा, जहाँ पर आप अगर पूरी साल नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो 12 महीने बाद, यानी 1 साल बाद भी आपको एक एनुअल एग्ज़ाम की तरह एक एग्ज़ाम देना होगा। वहाँ पर भी आपको पूरी साल अगर आप नहीं पढ़े तो वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है दोस्तों, वो कहता है कि अब आप जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे पाओगे, यानी 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे आपके, वो आप अपनी पसंद की भाषा में दे सकते हो। यानी कि इसको आप समझिए कि यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो लेकिन आप हिंदी में एग्ज़ाम लिखना चाहते हो तो अब आप वो कर पाओगे। नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है। अगला पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि जो स्ट्रीम सिस्टम था वो हटा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है ये समझिए कि पहले आप 10th के बाद आपको स्ट्रीम चुननी होती थी और एक स्ट्रीम में कुछ सब्जेक्ट्स होते थे। अगर आप ये स्ट्रीम चुनते हो तो आपको दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब आपको मौका दिया जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो, माहिर हो, जो सब्जेक्ट पढ़ना आपको पसंद है, आप वो सब्जेक्ट चुन सकते हो और उस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो कदम है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड अब से बनेगा वो होगा 360 डिग्री असेसमेंट पर आधारित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जो रिपोर्ट कार्ड बनता था उसमें आप पेपर दे देते थे, आप रट के अगर नंबर ला गए तो भी आप छा जाते थे। अब वैसा नहीं होगा। अब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट डिसाइड करेगा कि आपका रिपोर्ट कार्ड कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। क्योंकि 360 डिग्री असेसमेंट में आप अपने आप को भी अंक दोगे, आप भी अपने आप को अंक दोगे, आपके क्लासमेट्स भी आपको अंक देंगे और आपके टीचर्स भी आपको अंक देंगे। इस तरह से आपका 360 डिग्री यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। इसका मतलब क्या है ये समझिए। यदि आप किसी कॉलेज में एंट्री करना चाहते हो और आपके अंक
आपको लगता है कि 12% की बेसिस पर आप किसी कॉलेज में एंट्री करना चाहते हो और आपको लगता है कि 12th में आपके अंक कम हैं और आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो आप एक CAT यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो। और जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स होंगे और जो पिछले 12th के जो मार्क्स होंगे, उन दोनों को मिलाकर के जो एवरेज होगा, उस मार्क्स के बेसिस पर आपको उस कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। ये भी बहुत सराहनीय कदम है इस पॉलिसी का। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि पहले आप कॉलेज को अगर बीच में छोड़ देते थे तो आप कॉलेज ड्रॉप आउट कहलाते थे और आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। अगर आपने 2 साल कॉलेज में दिए लेकिन 2 साल अगले पूरे नहीं किए तो आपको वो 2 साल भी ख़राब हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम के तहत यदि आप 1 साल में कॉलेज छोड़ते हो किसी भी कारणवश, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और आप 3 साल में छोड़ते हो तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी और 4 साल में यदि आप छोड़ते हो कॉलेज तो आपको डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो बताता है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एक बैंक खोली जाएगी। ये बैंक बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि जो पैसों वाली मॉनेटरी बैंक होती हैं, बिल्कुल वैसी, बस यहाँ पर जो खाते होंगे वो बच्चों के होंगे और इन बैंकों में बच्चों के क्रेडिट्स जमा किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि मैं एक कॉलेज आता हूँ और मैं 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देता हूँ, तो 1 साल के दौरान मेरी जो परफॉर्मेंस रही उसके कुछ निर्धारित क्रेडिट्स होंगे जो मेरे खाते में जमा कर लिए जाएंगे। और मैं अगर 5 साल बाद भी एक क्राइटेरिया दिया जाएगा कि इतने साल बाद आप वापस आ सकते हैं, तो अगर मैं उतने क्राइटेरिया के समय के अंदर मैं वापस आता हूँ और मेरा कोर्स को कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे जो पुराने परफॉर्मेंस के जो क्रेडिट्स हैं वो मेरे नई परफॉर्मेंस में ऐड कर लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है। अगला जो पॉइंट है वो बताता है कि आपकी फ़ी लिमिट, मतलब आपकी जो फ़ीस है वो निश्चित कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा, ताकि कोई भी स्कूल ना तो निर्धारित फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस ले सके और ना कम फ़ीस ले सके। तो अब हर स्कूल वो फ़ीस ले सकेगा जो कि बोर्ड के द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी कि एक लिमिटेड फ़ी ले पाएगा हर स्कूल। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये कब से लागू होगी? तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, इसका जो ड्राफ्ट है, जो बिल है, उसे न्यू एजुकेशन बिल के नाम से लाया गया है और ये कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब अगला जो कदम है वो है इसका लोकसभा और राज्यसभा में पास होना और उसके बाद प्रेसिडेंट का असेसमेंट मिलना। अगर ये हो जाता है तो ये जो बिल है ये एक एक्ट बन जाएगा और जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये लागू हो जाएगा। और ये सब होने में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2021-22 का जो सत्र होगा तब तक ये सारे असेसमेंट इसको मिल जाएंगे और ये जो बिल है ये एक्ट बन जाएगा और 2021-22 का जो सत्र होगा वहाँ पर आपको नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होती हुई दिख रही होगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और ये नई एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मुख्य पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। इसका मतलब, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि नई एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ इतनी सी है। इसका ड्राफ्ट बहुत बड़ा है और आगे भी जब हम डेप्थ में इसके जाएंगे तो उनके जो वीडियोज़ होंगे वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारा जो दूसरा पार्ट है, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट किस तरह से बेनिफिशियल होने वाली है, वो पार्ट ज़रूर देखिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।